हेलो बच्चों, आज हम जो 6th चैप्टर स्टार्ट करेंगे इसका इकोनॉमिक्स का। 5th चैप्टर तक आपका ऑलरेडी हो चुका है। 6th चैप्टर जो है वो मुद्रा के बारे में, मतलब कि आज के टाइम पे जैसे हमारे सिक्के हो गए, रुपए हो गए, मतलब चल रहे हैं, या डॉलर है, पॉन्ड्स वगैरह हैं, ये सारे चल रहे हैं। आज से जो पहले टाइम में था, जब हमारा प्राचीन काल है, मध्यकाल, उस टाइम इस चीज़ें प्राचीन काल में नहीं चलती थी। उसमें उसकी जगह क्या करते थे, बार्टर सिस्टम होता था। बार्टर सिस्टम क्या होता है, इसमें से क्वेश्चन आता है पेपर में बार्टर सिस्टम के बारे में। तो क्या होता था, किसी के पास जैसे अनाज है, गेहूं है, और किसी के पास चावल है, तो वो क्या करते थे, अगर उनको अनाज गेहूं वाले को चावल की ज़रूरत होती थी तो वो उतने किलो, जैसे गेहूं, और देखो गेहूं सस्ता होगा, चावल उससे ज़्यादा महंगा होगा, तो उसके लिए क्या करते थे, उतनी जितनी उसकी वैल्यू होती थी चावल की, उतना उस गेहूं की वैल्यू करके बराबर इक्वल सा करके तो वो उसको दे देते थे, एक्सचेंज कर लेते थे आपस में। जैसे 1 किलो गेहूं का मूल्य 1 किलो चावल का मूल्य 2 किलो गेहूं के बराबर है, तो वो चावल लेने होते थे तो 1 किलो चावल ले लेता है, उसके बदले में 2 किलो गेहूं दे देता था। मतलब वस्तु के बदले में वस्तु का एक्सचेंज होता था, जिसे हम क्या कहते हैं, वस्तु विनिमय या बार्टर सिस्टम भी बोलते हैं। ठीक है, अब जो ये हमारा चैप्टर है ये मुद्रा के ऊपर है। क्या कार्य है, मुद्रा की पूर्ति कैसे होती है, सप्लाई कैसे होती है, सारी चीज़ें इसके अंदर बताई जाएगी। ये कहते हैं कि जब हमारी आवश्यकताएं अलग अलग होती है, तो उसके लिए हम, ये तो है नहीं अगर हमने चावल उगा रखे हैं तो हम खाली चावल ही से ही हमारी सारी संतुष्ट हो जाएगी, तो हमें और भी चीज़ें चाहिए, दालें भी चाहिए, गेहूँ भी चाहिए, और हमें पहनने के लिए कपड़े भी चाहिए। तो उन सब की पूर्ति हम नहीं, अकेले नहीं कर सकते। उसमें हमें किसी न किसी रूप से दूसरे से वो सहायता लेनी पड़ेगी। उसके लिए पहले क्या होता था, वस्तु को आपस में विनिमय कर रहे थे, पर आज के टाइम में क्या होता है, उसके लिए मुद्रा का विकास हो चुका है। ठीक है, इसी चैप्टर में ये चीज़ आपको बताई हुई है। जैसे कि यहाँ पे देखिए बार्टर सिस्टम है ना, यही बार्टर सिस्टम है, वो मैं आपको बताने लग रही हूँ इस चीज़ के अंदर। ठीक है, अब आगे देखिए, ये कहते हैं विनिमय की अव्यवहारिक एवं प्रभावपूर्ण जो ये सिस्टम था ना, ये अव्यवहारिक सिद्ध हुआ। भाई कैलकुलेशन करने में बहुत दिक्कत होती थी। इस चीज़ से उनको छुटकारा पाने के लिए उन्होंने मुद्रा का विकास किया। भाई मुद्रा का कैसे विकसित करें, आगे मुद्रा को बढ़ाया जा सके। ठीक है, तो मुद्रा का विकास कर आरंभ में तो ये क्या करने लगे, सोने और चांदी जैसी धातुओं के सिक्के प्रचलित हुए। देखो पहले के टाइम में ना सोने और चांदी के सिक्के चलते थे धातुओं के, और उन धातुओं के सिक्कों से आगे मतलब एक्सचेंज किया जाता था। भाई इतने सुना भी होगा, बड़े बुजुर्ग बताते होंगे, भाई उस टाइम सोने और चांदी के सिक्कों से हम वो करते थे, धातु के सिक्के चलने लगे, फिर कागज़ की मुद्राएं चलने लगी। ठीक है, तो फिर उसके साथ क्रेडिट कार्ड्स भी होते हैं, जो आज के टाइम में क्रेडिट कार्ड होते हैं ना, हम लोगों के पास प्लास्टिक की मुद्राएं के रूप में होते हैं जो। ठीक है, इस तरह से विनिमय प्रणाली की जगह इनकी आवश्यकता को पूरा करने के लिए ये हमारे पास मुद्रा का निर्माण किया। ठीक है, आगे देखिए, इसमें अगले देखिए इसमें क्या कहता है। अब इसकी डेफिनेशन दे रखी है। अब आगे बार्टर सिस्टम देखो, ये बच्चों ये पेपर में आता है बार्टर सिस्टम। ये कहता है वस्तु विनिमय प्रणाली उस प्रणाली को कहते हैं जिसमें वस्तु का विनिमय वस्तु से किया जाता है, अर्थात वस्तु के बदले में वस्तु। मैंने ऑलरेडी आपको ये बताया, वस्तु के बदले में वस्तु का विनिमय किया जाता है। ठीक है, बार्टर सिस्टम हो जाता है। ठीक है, आगे इसमें देखिए कैसे करना है। ठीक है, बस बार्टर सिस्टम का ही हो गया। इसकी अलग अलग परिभाषा दी है। R.P. केंट्स ने कहा है कि वस्तु विनिमय जो प्रणाली है वो मुद्रा के विनिमय के माध्यम के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। कि मतलब वस्तु विनिमय, मुद्रा का विनिमय के माध्यम में प्रयोग किए बिना वस्तुओं का प्रत्यक्ष विनिमय होता है। मतलब डायरेक्ट किस चीज़ का विनिमय करते हैं, आदान प्रदान करते हैं वस्तुओं का। ठीक है, ये हमारा बार्टर सिस्टम के अंदर आता है। ये मैंने आपको बता दिया इस चीज़ का कंक्लूजन, जो भी मैंने आपको बताया। वैसे कपड़े की आवश्यकता है, वो दूसरे से कपड़ा ले लेगा, जिसके पास चावल है वो चावल दे देगा, उसके बदले गेहूँ, इस तरह के वस्तु के बदले में वस्तु होता है। ठीक है, कॉन्सेप्ट, और इसको सी इकोनॉमी भी बोलते हैं, सी इकोनॉमी भी बोलते हैं, वस्तु विनिमय प्रणाली। ठीक है, फिर उसके बाद आता है कि भाई धीरे धीरे इसके अंदर कठिनाई होने लगी, और इसके बाद इसके मुद्रा के रूप में इसको प्रयोग किया जाने लगा विनिमय के रूप में। इनकी कठिनाइयों को अब देखते हैं भाई क्या क्या कठिनाइयाँ आने लगी इनके अंदर। अब देखो कठिनाइयाँ तो बहुत सारी आने लगी इसमें। सबसे पहले क्या कहते हैं, आवश्यकता के दोहरे संयोग की कठिनाई। अब मान लीजिए मैंने तो कह दिया भाई चावल महंगा है और गेहूँ सस्ता है। कई बार कहते हैं कि इसमें मानना कठिन होता है कि भाई क्या चीज़ महंगी और क्या सस्ती है, तो उसके संयोग मतलब बनाने में भी कितना चावल के बदले में कितनी गेहूँ देनी पड़ेगी, तो उसमें कठिनाई होती थी। ठीक है, तो उस कठिनाई को दूर करने के लिए मुद्रा की आवश्यकता हुई। पहली कठिनाई तो एक हुई हो गई। अगला देखिए, अगली कठिनाई क्या हुई हमारे को।
अगली कठिनाई के रूप में हमें क्या करना, वस्तु के विनिमय की व्यापार संबंधी कठिनाइयाँ। अब ये तो दूसरी देखो कठिनाई जो आने लगी, वस्तु विनिमय की, जो ये कहते हैं वस्तु विनिमय के व्यापार संबंधी लागत। अब कहते हैं वस्तु विनिमय में देखो, अब मान लीजिए मैं एक शहर में, जैसे सिरसा में ही है हम, तो आपस में व्यापार करना, हमारा वस्तु विनिमय कर लेंगे आसानी से, पर हमारी कुछ और आवश्यकता है, वो दूसरे शहर में है, से वो चीज़ लानी पड़ेगी, तो वहाँ से इधर तक लाने में तो बहुत कठिनाई होगी। बहुत सारी चीज़ों को एक जैसे कि कुंटल हम गेहूं का या चावल का आदान प्रदान कैसे करेंगे, उसमें हमें और सामान मतलब गाड़ी व्हीकल चाहिए कोई ना कोई, तो इसमें भी कठिनाई होगी। तो एक तो इसमें आ गई कि एक तो तलाशने की लागत आ जाती है बहुत ज़्यादा, एक प्रतीक्षा की अनुपयोगिता, प्रतीक्षा जैसे कि ज़्यादा टाइम हो जाता है, उससे भी अनुपयोगिता हो जाती है इसकी। अभी कहते हैं कि इसके अंदर देखो, जब हम लागत संबंधी कठिनाई में एक तो तलाश की लागत आती है, अभी तलाशने में लागत बढ़ जाती है, ठीक है। दूसरा कहता है प्रतीक्षा की अनुपयोगिता। अब जैसे चावल है, चावल को तो हम जैसे पुराना को कहते हैं अच्छा, पर गेहूँ है पुराना हो जाएगा तो उसमें घुन वगैरह लग जाएगी, ख़राब हो जाएगा, तो वो क्या होता है उसकी उपयोगिता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है, ये दिक्कत थी। फिर इसके बाद से थर्ड पॉइंट ये बोलता है कि भाई कहते हैं कि मूल्य की समान इकाई का बात, इकाई समान नहीं होती, जैसे चावल और गेहूं कोई समान इकाई है क्या भाई, 1 किलो जब हम चावल देंगे 2 किलो गेहूं हमने मानना है, अनुमान लगाया मिल जाएंगे, तो ये समान इकाई तो नहीं, उसमें अनुमान लगाना पड़ता है। फिर उसके बाद ये कहता है भविष्य में किए जाने वाले या ठेके के भुगतान या स्थगित भुगतानों की प्रणाली का अभाव। भाई भविष्य में कोई भुगतान किए जाने वाले, कितना भुगतान किया जाएगा, पेमेंट फ्यूचर में किस तरीके से की जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर, ये कहते हैं इस चीज़ में मतलब हम अनुमान लगाने में या निर्धारित करने में कठिनाई होती है, ठीक है। और जो भुगतान होता है वो तत्काल नहीं कर सकते, हम भविष्य में किया जाता है, ठीक है। ये भुगतान जैसे अब हमने कॉन्ट्रैक्ट ले लिया, जैसे मजदूरी दे दी, किराया ले गए, स्थगित भुगतान कहते हैं, जैसे एक साथ दे दिया, ठीक है। और इनके अगर अलावा हम कोई और वस्तु विनिमय प्रणाली में क्या होता था, मेज, जैसे क्या आप उसे मेज कुर्सी चावल गेहूँ दवाई चॉकलेट आदि का उपभोग कर ही नहीं पाएंगे, उसके बारे में हमें पैसे देने पड़ेंगे। अगर पैसे दे देते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है, ठीक है। और अगर उसके बदले हम वस्तु का विनिमय करेंगे तो वो ज़्यादा मुश्किल रहेगा। आगे देखिए, अगला पॉइंट है हमारा 5th पॉइंट है, ये देखिए 5th पॉइंट में ये क्या कहता है कि धन या मूल्य के संचय में कठिनाई। देखो धन या मूल्य के संचय की कठिनाई, धन को तो हम इकट्ठा कर सकते हैं, पैसे से हमारे अकाउंट में 5 लाख हो 5 करोड़ हो, बस खुशी होगी, इतना ही हमारे अगर पास गेहूँ इकट्ठा हो जाए तो हमें टेंशन होगी, क्योंकि उसमें हमारे पैसे फंसे होंगे, उसको हम बेचने की कोशिश करेंगे। तो क्या कहते हैं वस्तु के विनिमय में ये कठिनाई है कि हम वस्तु का स्टोर नहीं कर सकते, ज़्यादा से ज़्यादा ख़राब हो जाएगी वस्तु, चाहे कोई भी वस्तु रखी हुई हो, ठीक है। पैसे इतने ख़राब नहीं होते, पैसे को हम आगे इन्वेस्ट कर सकते हैं, कोई और चीज़ भी खरीद सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला पॉइंट, अगले पॉइंट में ये क्या कहता है, इससे अगला पॉइंट था, इसमें क्या कहता है, देखिए मूल्य हस्तांतरण की कठिनाई। अब मूल्य हस्तांतरण वस्तु विनिमय प्रणाली में कहते हैं मूल्य का हस्तांतरण एक स्थान से दूसरा बहुत कठिन होता था, परंतु इसमें जब अगर हम मुद्रा को अपनाएंगे तो ये आसान हो जाएगा। मूल्य का आसान, भाई पैसे तो देने हैं, पैसे तो कोई हम जैसे हम बैंक के थ्रू आजकल ट्रांसफ़र कर सकते हैं, तो बहुत आसान हो गया है। और इसी वजह अगर हमने सामान को भेजना, सामान के लिए स्पेशल व्हीकल करना पड़ेगा, फिर उसके बाद उसको भेजेंगे, तो ये दिक्कत होगी ना। अब समझ आ गया, वस्तु विनिमय प्रणाली की जो दिक्कतें थी उनको दूर करने के लिए मुद्रा का निर्माण हुआ। मुद्रा अलग अलग उसमें होती थी। अब देखिए मुद्रा की जो परिभाषा है, मुद्रा मैंने बता दिया, ये कहते हैं मूलतः मुद्रा का प्रवेश विनिमय के माध्यम के रूप में, विनिमय मतलब एक्सचेंज के रूप में, एक वस्तु के एक्सचेंज किया उसके ऊपर दूसरे मुद्रा के विनिमय का माध्यम, ये कहते हैं मुद्रा कहलाने योग्य बन जाती है। समय के साथ साथ लोगों के मुद्रा के रूप में बचत करने लगे, ठीक है, भाई बचत करते हैं ना, हम भी आज के टाइम में भी हम घर में बचाते हैं। इस प्रकार मुद्रा के अर्थ तथा परिभाषा में मूल्य संचय को भी जोड़ा जाने लगा। इसके अतिरिक्त मुद्रा को मूल्य के मापक के रूप में भी मापा जाने लगा, अर्थात विभिन्न वस्तु तथा सेवाओं का मूल्य मुद्रा के रूप में मापा। जैसे कि अब हम देखते हैं, वैसे अपडेट देखते रहते हैं, सोना चांदी, भाई सोना 50,000 हो गया, चांदी 56,000 रुपये के किलो के हिसाब, मतलब जो हिसाब है उसका, उसके अकॉर्डिंग हो गया, ठीक है। तो हम देखते रहते हैं ये चीज़, रेट मूल्य के रूप में हो गया, मुद्रा के रूप में दिखाया जा रहा है उसको, भाई कितना सोना आएगा, सोना तो नहीं दिखाते, इतनी टुकड़ी आएगी या इतना किलो आएगा, उसमें इतना उसके दिखाया तो नहीं जाता, तो वो चीज़ है, इसे मुद्रा के रूप में हम माप सकते किसी भी वस्तु को।
फिर उसके बाद कहते हैं मुद्रा स्थगित भुगतानों के मान के रूप में भी कार्य। स्थगित भुगतान हम डेफर्ड पेमेंट कर सकते हैं, जैसे कि 5,000 रुपये किसी को सैलरी दे रही है, डेफर्ड पेमेंट हो गई। स्थगित भुगतान उन भुगतान को कहते हैं भविष्य में किसी भी समय किए जा सकते हैं। हम 5,000 रुपये हम किसी भी टाइम दे सकते हैं उसको, ठीक है, बस हमने कैश पेमेंट करनी है उसको 5,000 रुपये। फिर उसके बाद कहते हैं आज हमने डिसाइड कर दिया भाई तेरे को 5,000 रुपये देंगे, 1 महीने बाद भी 5,000 रुपये ही देंगे उसको, ठीक है। फिर उसके बाद आता है मुद्रा की वैधानिक तथा कार्यात्मक परिभाषा। अब देखो 2 परिभाषा इसने दे रखी है, एक तो वैधानिक परिभाषा और एक कहता है इसकी कार्यात्मक परिभाषा। तो हम देखते हैं कि वैधानिक परिभाषा और कार्यात्मक परिभाषा कौन सी होती है। देखो वैधानिक परिभाषा में क्या कहता है, कानूनी तौर पर, वैधान मतलब कि कानून हो गया, लीगल हो गया, कानूनी तौर पर मुद्रा कोई भी ऐसी वस्तु हो सकती है जिसे कानून द्वारा विनिमय के माध्यम के रूप में। अब देखो हमारे यहाँ जो इंडिया है उसके अंदर क्या पर मतलब रुपीज़ है, ठीक है, वो इंडियन रुपीज़ है। और पाकिस्तान में जैसे पाकिस्तान रुपीज़ है, जिन्ना का फ़ोटो लगी होती है, इधर महात्मा गांधी की लगी है, महात्मा गांधी जी की लगी हुई है, तो अलग अलग है। इसे हम क्या कहते हैं, ये हमारे कानूनी रूप से कागजी नोट हो गए, सिक्के हो गए। कोई व्यक्ति जिन्हें विनिमय के माध्यम के रूप में कोई भी वस्तु जिसे विनिमय माध्यम के स्वीकार करने से इनकार। देखो अगर मान लीजिए मैं किसी को 10 रुपये दूँ, दुकान से सामान खरीदना, तो वो 10 रुपये मेरे को सामान दे देगा। अगर नकली नोट होगा तो उसे पता चल जाएगा नकली नोट है, तो वो नहीं देगा। पर अगर असली नोट दे रही तो उसको मेरे को सामान देना ही पड़ेगा, तो मना नहीं कर सकता। ये कहता है इसे हम करेंसी को आदेश, फ्लैट मनी भी कहते हैं, क्योंकि इसके पीछे सरकारी आदेश सत्ता होती है। सरकार कहती है ना भाई हमारा नोट ये। अब जैसे 500 के नोट हमारे बदले गए थे तो वो बदल दिए गए, तो वो पुराना 500 का नोट तो इस टाइम नहीं चलेगा। अब कौन सा चलेगा, जो नए वाले 500 के, जो 1000 के, 2000 के जो नोट आए हैं वही चलेंगे। तो वो सरकार का आदेश है। अगर मैं नया 500 का नोट लेके जाऊंगी बाज़ार में तो मुझे उसके बदले में सामान मिल जाए, पुराने के बदले में नहीं मिलेगा, वो ख़राब हो चुकी है करेंसी हमारी, ठीक है। तो ये हो गया वैधानिक, हो गई मुद्रा की वैधानिक, क्रियात्मक। अब ये तो क्रियात्मक परिभाषा क्या बोलते हैं, ये तो वैधानिक मैंने आपको समझाई, ठीक है। अगर हम कहते हैं कि क्रियात्मक परिभाषा, तो क्रियात्मक परिभाषा में हम ये देखते हैं कि मुद्रा का क्रिया के रूप में क्या कार्य करता है। अब क्रियात्मक परिभाषा में क्या कहते हैं, मुद्रा क्रियात्मक, जब भी कोई वस्तु मुद्रा हो सकती है उसके अंदर 4 कार्य करती है। भाई 4 कार्य कौन कौन से करती हैं ये देखते हैं हम। 4 कार्य करती है, ये देखिए 4 कार्य कौन कौन से करती है। 4 कार्य कौन कौन से करती है, सबसे पहले एक आता है, ये कहता है विनिमय के माध्यम का कार्य करती है, मूल्य के मापदंड का कार्य करती है, भावी भुगतान के मान का कार्य करती है, और मूल्य के संचय का कार्य भी करती है। फिर चारों काम करती है। क्रिया मतलब कार्य करना, क्रियात्मक, मूल्य मतलब कि क्रियात्मक परिभाषा में हम कहते हैं भी कार्य करती है। क्या क्या कार्य करती है, विनिमय के माध्यम में कार्य कर रही है, वस्तु का मानदंड का कार्य, मापदंड कर रही है, मतलब चावल कितने रुपए किलो, 40, 60, 70, 80 जितने भी हैं वो, ठीक है। भावी भुगतान का मान, अब मान लीजिए मैंने कॉन्ट्रैक्ट पे, जैसे कि सरकार का ये MSP वाला कानून वाला चल रहा है, तो मतलब खेत को सरकार मानती है भाई आपके यहाँ पे चावल हुए, मैं उसको 15 को, जिस किसी ने प्राइवेट कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, 15 रुपये किलो के हिसाब से लूँगा, मानदंड रख दिया ना, अभी जितने भी चावल हो गए वो 15 रुपये किलो के हिसाब से लेगा, ठीक है। तो वो चीज़ हो गई। फिर उसके बाद आते हैं मुद्रा की संकुचित और विस्तृत परिभाषा। 2 पर देखो, ये तो हो गई क्रियात्मक और लीगल हो गई। अब कहते हैं विस्तृत और संकुचित परिभाषा। इसमें क्या कहते हैं, विस्तृत परिभाषा और संकुचित परिभाषा। देखिए ये कहते हैं कि क्रियात्मक परिभाषा को संकुचित माना जाता है। क्यों, इसके अनुसार मुद्रा में केवल नोट, सिक्के, मांग जमा, चेक मतलब जो होते हैं वो शामिल। अन्य शब्दों में संकुचित परिभाषा में मुद्रा के केवल उन हिस्सों को ही शामिल किया जाता है जो मुद्रा के रूप में कार्य करती है, जैसे विनिमय का माध्यम, मूल्य का मापदंड, संचय और भुगतान, स्थगित भुगतान का मान, जो कि मैंने अभी 4 चीज़ें बताई है। मुद्रा की जो विस्तृत कहते हैं ना, ज़्यादा ब्रॉड नेचर्स में लेते हैं, अन्य घटकों के रूप में भी काम करते हैं, जैसे कि बैंक, डाकखानों में समय जमा, जैसे फिक्स डिपॉजिट वगैरह हम करवाते हैं ना, ये चीज़ वो भी शामिल की जाती है मुद्रा के। इन जमाओं को बहुत कम समय के नोटिस पर मांग जमा अर्थात चेक के द्वारा निकाला जा सकता है, तथा निकट मुद्रा या नियर मनी भी एसेट्स बोलते हैं। नियर मनी किस लिए बोलते हैं, अब मान लीजिए आपका फिक्स डिपॉजिट है, उसको या तो मैच्योरिटी टाइम पे आप करवा सकते हैं, विड्रॉ करवा सकते हैं, या अगर हमें ज़रूरत है तो हम बीच में भी करवा सकते हैं। सेविंग का जो इंटरेस्ट होता है वो तो मिलता ही रहेगा हमें, तो वो कहते हैं निकट भविष्य में, उसको नियर मनी एसेट्स भी बोल देते हैं, ठीक है। समझ आ गई ना बच्चों। फिर इसके ये परिभाषा दे रखी है, मुद्रा किसके बराबर होती है, करेंसी प्लस मांग जमा, ये जो दिखा रखा है भाई मुद्रा हमारी, इसकी सारी चीज़ें आ जाती है, ठीक है। मौद्रिक परिसंपत्तियाँ। अब आता है इसके बाद, देखिए आप
अब आता है कि मुद्रा के मौद्रिक मूल्य तथा वस्तु का मुद्रा का वस्तु मूल्य। मौद्रिक मूल्य क्या होता है? मुद्रा के वर्गीकरण के देखो, मौद्रिक मूल्य का मतलब क्या होता है सबसे पहले ये देखेंगे। जैसे कि 1000, 500 इत्यादि, तो 500 के नोट में बाजार का 500 मूल्य 500 ही रुपये होगा। मुद्रा का वस्तु मूल्य ये कहता है इसका संबंध उस धातु से जिससे मुद्रा बनी। जैसे अब एक 5 रुपये का सिक्का है, 5 रुपये के सिक्के में हम कोई चीज़ ले रहे तो 5 रुपये की मिलेगी, पर जो उसका वजन होगा ना 5 रुपये के सिक्के का, वो 5 रुपये से कम होगा। मगर अगर उसको हम गिल्ट को अगर हम बेचने जाएंगे तो 5 रुपये से कम ही मिलेंगे, 4 मिल सकते हैं, 4.5, मतलब 5 रुपये से कम। अगर मान लीजिए वही चीज़ उसका वजन 5 रुपये से ज़्यादा हो, मान लो 5.5 रुपये का बिकता होगा बाज़ार में, तो हम क्या करेंगे? हम उस सिक्के को बेच के 5.5 रुपये लेंगे, वही 50 पैसे का तो फ़ायदा हो रहा है, तो वो देख के हम उसको बेच देंगे। पर ऐसा नहीं है, मुद्रा का जो वस्तु का जो मूल्य होता है वो उससे कम होता है। ठीक है, अब आता है उसके बाद आता है मुद्रा का वर्गीकरण। देखिए मुद्रा का जो वर्गीकरण है वो कैसे किया जाता है। ये कहते हैं एक तो पूर्णकाय फुल बॉडीड मनी, ये ध्यान से करना बच्चों, 3 नंबर में या 2 नंबर में आ जाते हैं। फुल बॉडीड मनी कौन सी होती है? इसका संबंध उस मुद्रा से है जो सिक्कों के रूप में होती है। यदि सिक्कों पर अंकित मूल्य और उसमें लगी धातु का मूल्य बराबर हो तो पूर्णकाय मुद्रा कहा जाता है। अभी जैसे मैंने आपसे बताया ना, सिक्के पे जो धातु लगी मैं कहती 4.5, अगर वो दोनों का 5-5 रुपये मूल्य हो, सेम मूल्य हो, तो क्या हो जाएगा? फुल बॉडीड मनी हो जाएगी। भाई इसका ही 5 हो गया, इसका ही 5 हो गया, दोनों का सेम 5-5 रुपये, तो फुल बॉडीड मनी हो जाएगी। ठीक है, शासन काल में चांदी का सिक्का बना था तो उसका वेट उतना ही होता था जितना चांदी का प्रचलित मूल्य होता था। फिर उसके बाद आता है रिप्रेजेंटेटिव मनी, फुल बॉडीड मनी। रिप्रेजेंटेटिव, अब जैसे कागज़ के नोट होते हैं, 20 रुपये को दिखा दिए तो 20 रुपये मिल जाएंगे। ये नोट पूर्णकाय मुद्रा या प्रतिनिधित्व करते हैं। वास्तव में ये नोट पूर्णकाय सिक्के तथा प्रदेते हुए चिट रिसिप्ट होती है जिसे सरकार जारी करती है। अब मान लो 10 रुपये देंगे, 10 रुपये का सामान, हम बैंक में भी 10 रुपये जमा करवा सकते हैं, 1000, 2000 ये पैसे हैं ये जमा करवा सकते हैं, और इतना ही हमें उसके बदले में चीज़ मिल जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद आता है क्रेडिट मनी। ठीक है, मतलब इसके अंदर जो हमारा जो रिप्रेजेंटेड फुल बॉडीड मनी, इसमें तो हमारा आ जाते हैं नोट। ठीक है, इसमें आ जाते हैं सिक्के, जो हमारे सिक्के होते हैं वो आ जाते हैं। और फिर उसके क्रेडिट मनी क्या होती है? उस मुद्रा को कहते हैं जिसका मौद्रिक मूल्य उसके वस्तु मूल्य से ज़्यादा होता है। तो इसका मौद्रिक मूल्य वस्तु के मूल्य से ज़्यादा होता है। जिस वस्तु पर यह मुद्रा के लिए प्रयोग किया है वह वस्तु बाजार में कुल पूर्ति का एक छोटा अंश होता है, अर्थात वस्तु का बाजार मूल्य मुद्रा के जो मौद्रिक जो मूल्य होता है, बाजार मूल्य जो होता है मुद्रा के मौद्रिक मूल्य। भारत में देखो, जैसे भारत में 1 रुपये का सिक्का जिस धातु का बना है उसका बाजार मूल्य 1 रुपये के सिक्के की मौद्रिक मूल्य से बहुत कम होता है। जैसे कि 5 रुपये का मैंने बताया था ना, 5 रुपये का सिक्का है, 5 का सिक्का है ये, और इसकी जब वजन करते हैं ना तो हम वो 4.5 रुपये 4 रुपये में बिकता है, तो ये कम हो गया ना, साख मुद्रा इसकी कम हो गई, मतलब इसकी वस्तु की तो मूल्य कम हो गया, पर जो हमारा उसके ऊपर रिप्रेजेंट किया जा रहा है उसका मूल्य क्या हो गया? ज़्यादा हो गया। तो ये हो गया, सिक्के को अगर हम पिघला कर बेच देंगे तो वो 4 रुपये में बिकेगा, ना कि 5। अगर वो सिक्का है तो वो 5 रुपये में बिक रहा है, तो इस चीज़ को क्या कहते हैं? साख मुद्रा बोल देते हैं। ठीक है बच्चों, इसके बाद देखिए अब आते हैं मुद्रा के कार्य। मुद्रा के कार्य के बारे में देखिए, मुद्रा के कार्य कौन कौन से? देखिए कार्य जो उसके होते हैं, प्राथमिक कार्य जो मुख्य कार्य वो क्या क्या करती है। फिर उसके बाद आ जाएंगे इसके गौण कार्य, मुद्रा की हेल्प से दूसरे सेकेंडरी जो कार्य हो जाते हैं। फिर उसके बाद आते हैं कॉन्टीजेंट फंक्शन या आकस्मिक कार्य। तो इसके प्राथमिक कार्य क्या है, जो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? सबसे पहले विनिमय का माध्यम, भाई वस्तु खरीदने बेचने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। सेकेंड नंबर पे ये कहता है वस्तु खरीदने बेचने आवश्यकता के दोहरे, ये सारी चीज़ें जो मैंने अभी तक आपको पढ़ाई है ना, इस चीज़ के अंदर ये सारी इसके अंदर आई है वस्तु के विनिमय। फिर उसके बाद कहते हैं कि माध्यम के, ये कहते हैं मूल्य का मापदंड या मूल्य की इकाई। मूल्य का मापदंड या मूल्य की इकाई, देखिए मूल्य का मापदंड और मूल्य की इकाई ये इसका प्राथमिक कार्य है। अभी कहते हैं कि मुद्रा का दूसरा कार्य वस्तु और सेवाओं के मूल्य को मापना है। अब जैसे कोई भी डॉक्टर की सेवा है, हम लेने जाते हैं, दिखाने जाते हैं, 200 रुपये लगते हैं, मापदंड हो गया। अगर हमने चीनी खरीद ली है 40 रुपये किलो, मापदंड हो गया, मूल्य का मापदंड हो गया या मूल्य की इकाई हो गया। ठीक है, और लेखे की इकाई से अभिप्राय है कि प्रत्येक वस्तु तथा सेवाओं का मूल्य मुद्रा के रूप में मापना। मैंने अभी जो बताया ये चीज़ इसने लिख रखी है, वही चीज़ इसके अंदर आएगी।
ठीक है। तो ये मापना हो गया। कोई भी परिसंपत्ति है उसका हिसाब हम मान लीजिए हमारे पास कोई ज़मीन, हम ही कहते हैं ना 10 लाख की ज़मीन है हमारे पास, हो गया कितने की कॉस्ट पड़ रही है, तो वो माप हो गया एक तरह से। तो ये इस चीज़ के बारे में कह रहा है। ये तो इसके हो गए प्राथमिक कार्य। भाई मापना किसी चीज़ को, मुद्रा का वस्तु का माल मतलब मान निकालना भी कितने की वस्तु है। और दूसरा कहते हैं विनिमय का एक माध्यम है, इसके रूप में मुद्रा का प्रयोग होने लग रहा है। फिर उसके बाद आता है इसके मुद्रा के गौण कार्य। अब गौण कार्य देखिए कौन से हो गए। गौण कार्य में देखिए, जो गौण कार्य वाला टॉपिक है मैं कल बताऊंगी। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।